अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क में एक आइनी बहरान पैदा हो गया है और ये आइनी बहरान की जो वाहिद जो ज़िम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और ये मौजूदा हुकूमत है 13 जमातों की हुकूमत, जो कि कई तकरीबन 3-4 महीनों से इलेक्शन का इनेकाद नहीं कर रही। और जो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बली तहलील होने के बाद ये आइनी ज़िम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और इस मौजूदा हुकूमत की कि वो दोनों सूबों में इंतखाबात कराएँ। लेकिन बदकिस्मती से ये ऐसा नहीं हुआ और कल फिर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कल उन्होंने दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात कराने का उन्होंने ऑर्डर जारी किया। और ये उन्होंने अपना जो आइनी इख्तियार, जो अपनी आइनी जो पावर्स इस्तेमाल की, वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57A के तहत उन्होंने ये आइनी इख्तियार अपना इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसी इलेक्शन एक्ट 2017 के 57(2) के तहत उन्होंने हुक्म जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन कल से इस ऐलान के बाद मौजूदा हुकूमत ने एक वावेला मचाया हुआ है कि सदर पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियारात के ख़िलाफ़ वर्जी की है, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। साथ ही साथ जो नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ज़ेर समात है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कि अभी नई जो ऑडियो लीक्स जो जारी की गई हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुई है, उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त एक बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। तो इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं फ़खरुर रहमान साहब। फ़खरुर रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। सर जी, पहले तो ये बताइएगा कि ब्रीफ के आप कल के इस सदर के इस फरमान को किस तरह देखते हैं और ये जो अब एक आइनी बहरान सा पैदा होने जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पिछले 9-10 महीने से मुल्क के अंदर एक कुछ ऐसे इक़दाम हुए जिससे आइन और कानून नाम की कोई चीज़ पूरी आवाम जो है वो तलाश कर रही है कि इस मुल्क में कोई कानून है, इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ है, आइन है कि नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो रवायत है उसके मुताबिक इस वक्त निज़ाम जो है वो मुल्क में चल रहा है। रात के अंधेरे में यहाँ पर हुकूमत तब्दील की गई और अब तो सारी चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो चुकी हैं। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये तस्लीम कर लिया कि उन्होंने हुकूमत को गिराया था। तो लिहाजा जो मौजूदा 13 जमातों की हुकूमत है, ये तो साबित हो गया कि ये एक साजिश के तहत इस इक़्तिदार में आई थी। और ये इक़्तिदार में इसलिए आई थी कि करप्शन के केसेस थे और उन करप्शन के केसेस से किस तरह से जान छुड़ानी है, इन्होंने नैब तरामीम की। और उसके बाद यके बाद दीगरे मुल्क के अंदर जो आइन की पामाली की गई, जिसको फिर हम ये कहने पे मजबूर हो गए कि मुल्क के अंदर एक फ़ैशिस्ट निज़ाम जो है वो राइज कर दिया गया है। किस तरह से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमात बने, किस तरह अरशद शरीफ शहीद हो गए, किस तरह से आपने देखा कि मुतअद्दिद सहाफ़ी जो थे वो मुल्क छोड़कर जाने। अच्छा, टू कट शॉर्ट फ़खर भाई, मैं कट शॉर्ट ही कर रहा हूँ। मैं जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो आइनी बहरान, यानी जिसके बारे में सदर पाकिस्तान के हवाले से आपने बात की अपने इब्तिदाइया में कि उन्होंने मुदाखलत की। उन्होंने क्यों मुदाखलत की? कि गवर्नर ने आर्टिकल 105 के तहत अपनी आइनी ज़िम्मेदारी के तहत पहले तो KPK और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात की डेट देनी थी। दूसरा, उन्होंने काम निगरान हुकूमत का करना था। उन्होंने निगरान हुकूमतें कायम कर दी और डेट नहीं दी। और फिर एक गवर्नर साहब ने ये तोजी पेश की कि जी क्योंकि मैंने तो तहलील नहीं की इसलिए मैं नहीं करता। अब आर्टिकल 105 में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने तहलील नहीं की, क्योंकि आपने तो ओनली एडवाइस ऑफ दी वज़ीर आला एक्ट करना है। और आइन के मुताबिक अगर आप नहीं करते तो विदिन 48 आवर्स खुद ब खुद जो है ना असम्बली तहलील हो जाती है। आर्टिकल 105 में एक पूरा स्केड्यूल आता है। एक काम गवर्नर ने ऑन दी एडवाइस ऑफ दी चीफ मिनिस्टर करना है कि असम्बलियाँ तहलील करनी है। दूसरे काम उन्होंने ऑन दी कमांड ऑफ दी आर्टिकल 105 करनी है कि डेट अपॉइंट करनी है इलेक्शन की और निगरान हुकूमत सेटअप करनी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आधे आइन पर अमल कर रहा हूँ और आधे आइन पर अमल मैं नहीं कर रहा हूँ, और आपने जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारी डाल दी। आइनी बहरान को अवॉइड करने के लिए सदर पाकिस्तान ने
इलेक्शन कमीशन को दावत दी कि आएँ बातचीत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर साहब की बात को हवा में उड़ा दिया। लिहाजा सदर साहब मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि जो शेड्यूल है वो शॉर्ट हो रहा था। आप देखें 90 दिन के अंदर लिखा हुआ आइन में कि नॉट लेटर देन 90 डेज़। अब ये जो मामला था इसमें शेड्यूल आना था, फिर पार्टीज़ ने इलेक्शन कैंपेन करनी थी, सदर साहब को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने 9 अप्रैल की डेट दे दी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है पहले कह रहा था कि तारीख देना मेरा काम नहीं है। अब गवर्नर जो हैं वो सदर पाकिस्तान के अंडर आते हैं, ठीक है। आइन के तहत अगर आप देखें तो सदर पाकिस्तान जो हैं वो ऊपर हैं। लिहाजा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन को अवॉइड करने के लिए अपना आइनी किरदार अदा किया है। अब मुल्क के अंदर अगर तो आपने सूरत हाल को नॉर्मल रखना है, जिस तरह से हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आया है, जिस तरह से हुकूमत की तरफ से सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हकारत अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, वो पार्लिमानी रवायात में इट्सेल्फ एक ऐसी रवायत उन्होंने कायम कर दी है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब सदर साहब ने 9 तारीख डेट दे दी है। इलेक्शन कमीशन का काम है शेड्यूल जारी करे एंड लेट द थिंग्स गोज़ ऑन। अदरवाइज़ इलेक्शन कमीशन हुकूमत का तो कोई इसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल तो बनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन जो है वो आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें बाय वर्च्यू ऑफ ओथ जो हलफ उठाया हुआ है, सब ने आइन की इनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो इस वक्त मुल्क बिल्कुल आपने सही कहा कि एक आइनी बहरान के बिल्कुल दर पर आ चुका है। अगर यहाँ पर आइन की बालादस्ती को, आइन को इज़्ज़त ना बख्शी गई तो मुल्क में कंप्लीट लॉ ब्रेक डाउन होने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इंटरवीन कर देगी अगर सदर साहब की बात पर अमल ना हुआ। तो ये तो इस वक्त जो KPK और पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो 66% जो आबादी का हिस्सा है वो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव नहीं है असम्बलियों में। तो आइन की जो स्कीम है उसके तहत आम इंतखाबात जो हैं उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये मामला जो है अब आम इंतखाबात की तरफ भी जा सकता है। अच्छा, दूसरा फ़खर भाई, आज लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है वो नैब के चेयरमैन ने जो है वो इस्तीफ़ा दे दी है, और जबकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे हम खड़े हैं नाजरीन, इसमें यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने नैब में जो तरामीम की है इस 13 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत ने, उसको चैलेंज किया हुआ है और तकरीबन 5 माह से ये इजलास यहाँ पे उसकी समाअत होने जा रही है। आज भी हुकूमती वकील जो मखदूम अली ख़ान साहब है उन्होंने आज दलाइल दिए, उसकी ज़रा हम देखते हैं ज़रा फ़खर भाई कि आज जो उन्होंने दलाइल दिए, एक तो वो कह रहे हैं कि जनाब अगर एक पिटिशनर किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ चैलेंज करता है तो उसको अपनी बोनाफाइड अपनी नीयत दिखानी होगी, उसको साबित करना होगा कि आया जो कानून साजी हुई है, ये नैब के तरामीम जो हुए ये बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है, एक बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये हाई कोर्ट का पहले इख्तियार है कि वो हाई कोर्ट में चले जाते डायरेक्ट क्यों सुप्रीम कोर्ट आ गया। हालांकि जो इमरान ख़ान के वकील है वो कई बार अपने दलाइल के दौरान कह चुके हैं कि ये हर शहरी का, हर पिटिशन का ये इस्तिकाक है कि वो ये उसका प्रोरोगेटिव है, उसकी मर्ज़ी है कि वो हाई कोर्ट जाता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है। एक तो ये बात, और आज जो ख़ास बात जो उन्होंने जो चार्ट दिखाया कि कितने कितने सियासतदानों और कितने बंदों के जो रेफरेंसेस फाइल हुए, आपका क्या ख्याल है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है 184(3) के तहत, और ये जो केसेस रिटर्न हुए हैं और जो इमरान ख़ान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि स्पेसिफ़िक पर्सन जो है ये उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, करप्शन के केसेस को बचाने के लिए ये कानून में जो है तरामीम किए, इसको अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या समझते हैं? देखें, इस हवाले से तो पहले भी हमने बात की थी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2007 में जब मुशर्रफ ने NRO 1 किया था, ये NRO 2 है, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको कालअदम करार दिया था और यही कहा था कि ये कभी बना ही नहीं था। और 8000 अफराद जो उसके बेनिफिशरी थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो थे, चाहे वो कत्ल के थे या करप्शन के थे या जिस मर्ज़ी थे, वो सब के सब उसी तरह से दोबारा से वो अपनी पोजीशन पे चले गए थे। ये केस भी उसी नौइयत का है, ये पर्सन स्पेसिफ़िक है। ये जो चंद अफराद का टोला है जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस थे, उन्होंने अपने आप को उस दायरा कार से बचने के लिए, क्योंकि उनका सारे मुकदमात का जो मामला जो था वो नैब से रिलेटेड था, इसीलिए उन्होंने नैब स्पेसिफ़िक तरामीम की, नैब के अंदर तरामीम करके और अपने आप को, देखें ना, इससे बड़ी
इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है कि चोरी मैं करूं और साबित आपने करनी है, ठीक है। यानी कि एसेट्स बियॉन्ड वेल्थ, यानी कि मेरी आमदन से ज़्यादा मेरे असासे बन जाएं और आप मुझे कहते हैं कि ये असासे हैं आपके 20 अरब रुपए के, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि कानून तो ये कहता है कि आपने साबित करने, तो अब आप साबित करें कि ये कैसे मैंने असासे बनाए। तो ये तो एक लफिंग स्टॉक है। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे थे मखदूम अली ख़ान जो कि हुकूमत के वकील हैं, देखिए उनका जो इतने दिनों से वो जो लोकस टंडाई के ऊपर जो दलाइल दे रहे हैं, लॉ में इसको फिलीबस्टरिंग कहते हैं, यानी कि आप केस को इतना उलझा दें कि आपके पास अगर ठोस दलाइल ना हो तो आप जजेस को इस तरह उलझा दें कि वो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना शुरू कर दें। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है जजेस अपने बारे में क्लियर हैं। दूसरा जो फंडामेंटल राइट्स की बात है, देखिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सारा कुछ जो है वो आइन के तहत कौमी असम्बली के अंदर होता है, पार्लियामेंट ने करना होता है। एक पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है उसने आकर इस मामले को चैलेंज किया है, उसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और ये कोर्ट ने कई बार ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दिए हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है इमरान खान साहब, वो एक बहुत बड़ी जमात का सरबराह है और इसलिए हम ये केस सुन रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात उन्होंने की, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब देखिए ना, आवाम जो है वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए से रिप्रेजेंटेशन हासिल करती हैं। अब पूरी आवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है करप्शन के हवाले से। पूरी आवाम से आप सर्वे करके देख लें कि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को तबाह करने वाले कौन से अनासिर हैं। ये सियासतदान जो हैं उनसे वोट ले लेते हैं, उनके नाम के ऊपर उनको मकरूज़ कर देते हैं और उसके बाद अरबों रुपए की करप्शन करके यहाँ से बैरून मुल्क को अपना सरमाया ले जाते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई है, हर बंदा इस चीज़ पर नज़र लगा के रखा हुआ है। अब ये जो आर्गूमेंट है उनका कि जी फंडामेंटल राइट का है या डिस्क्रिमिनेशन का मामला है या आर्टिकल 99 का है कि हाई कोर्ट में हो सकता है इधर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करनी होती है। जो आइन से मुतसादिम, बुनियादी स्ट्रक्चर से मुतसादिम कोई भी कानून साजी होगी, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कालअदम करार देगी। आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने आइन का ये जो तरामीम है इसको आइन के प्रियम्बल से देखना है, कुरान और सुन्ना की रोशनी में सबसे पहले देखना है, उसके बाद आगे देखना है। तो कुरान और सुन्ना में तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक नुमाइंदों की होती है। ये नहीं हो सकता कि वो अपने स्पेसिफिक कुछ कानून साजी कर लें और उसके बाद कहें कि जी हम तो कानून से मुबर्रा हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है इस केस का जल्द फैसला होगा और ये तमाम तरामीम जितनी भी हुई हैं इनको सुप्रीम कोर्ट कालअदम करार देगी। अच्छा, अब आते हैं ये ऑडियो लीक्स पे। ये जो अभी जो ऑडियो लीक्स जो साबिक वज़ीर आला पंजाब के चौधरी परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उस पर बड़ा वावेला मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो है ना इसको देख भी रहे हैं। पिछले हफ्ते भी मीटिंग हुई और इस हफ्ते भी मीटिंग करने जा रहे हैं। और कल इमरान खान साहब ने अपनी एक दरख्वास्त, बल्कि उन्होंने लेटर भी लिखा है चीफ़ जस्टिस साहब को कि मेरी जो अक्टूबर में जो दरख्वास्त मैंने दायर की थी, जब उस वक्त ऑडियो लीक्स जब उसकी हुकूमत थी और उसके ख़िलाफ़ वो जो सारा चल रहा था उसकी एरिया के, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो केस जल्द लगाया जाए। आप नहीं समझते कि ये जो ऑडियो लीक्स है, अगर हम इसको सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जजमेंट है, बेनज़ीर भुट्टो का केस है, असफंदिया या साबिक चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का है, जस्टिस काजी फायज़ साहब का केस है जिसमें ख़ुद उनके वकील ने बाकायदा कहा है कि ये ऑडियो और फ़ोन टैपिंग जो है ये बिल्कुल आइन के आर्टिकल 14 और 19 ये सब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हर एक डिग्निटी और प्राइवेसी जो है ये आइन जो है ये हमारी गारंटी करता है। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से कोई कानून साजी भी होनी चाहिए और इसको, क्योंकि अब जजेस पे आ गए हैं, जजेस के टेप जो है ना वो मुबैना तौर पर, देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों या लोअर जुडिशरी के जजेस हों। हम आप देख चुके हैं जज अरशद मलिक जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उसके हवाले से भी एक बहुत बड़ा मामला जो था सरेआम सामने आया था। देखिए ये एक बहुत सीरियस मामला है। मेरे ख़्याल में तमाम जजेस से मैं ये कहूँगा कि पहले तो वो उनको तलब कर लें, इधर आओ ना बादशाह, इधर आओ बच्चा, ये जो ऑडियोज़ किसने रिकॉर्ड किए हैं और ये जो कल इमरान खान ने भी ये कहा कि इस पे नहीं दे रहा कि आखिर कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। जी हाँ, मैं और ऐसा इस पे कोई चेक एंड बैलेंस है? कल इमरान खान ने मैं यही कह रहा हूँ कि अब जजेस, वक्त आ गया कि जजेस बुला लें और वो कहें कि जनाब आएँ, जनाब वज़ीर दाखिला साहब ने ये जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ है, वज़ीर दाखिला ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऑडियो वीडियो जो थी वे चलाई, ठीक है, और एक मुअज़्ज़ज़ जज को स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश की। अब वज़ीर दाखिला साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब करे, उनसे ये पूछे कि आपने इसकी तस्दीक की थी, आपने तस्दीक किए बगैर
यानी कि बजाय इसके कि आप उस कल्प्रिट को पकड़ के हमारे सामने पेश करते कि इसने ये आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको वायरल आपने किया। उसको जज को मिलाइन करने के लिए और जज को स्कैंडलाइज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के मैं मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान से, चीफ जस्टिस साहब से ये अपील करूँगा कि खुदारा आप जो है ना इस दफ़ा बुला लें और उस बंदे को आइडेंटिफाई कर लें कि जिसने ये जुर्रत की है ऑडियो रिकॉर्ड करने की। वंस फॉर ऑल इस चैप्टर को क्लोज़ होना चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है कि इससे पूरे मुल्क का जो निज़ाम है, आइन का तहत जो निज़ाम है, वो पूरा का पूरा हाईजैक हो चुका है। उसकी वजह ये है कि पूरी कौम को इस वक्त नज़र आ गया है कि ये इस मुल्क के अंदर हमारे बुनियादी हकूक़, यानी कि हमें हेल्थ और एजुकेशन, हम क्यों इससे महरूम हैं, हमारे बच्चे क्यों इससे महरूम हैं, कोई आला तालीम से क्यों महरूम है। उसकी बुनियादी वजह करप्शन है। उस करप्शन के पीछे ये सियासतदान है, इनकी सियासत के पीछे इनकी ये ब्लैकमेलिंग्स हैं, और ये जितने भी अनासिर इस सारे मामले के पीछे हैं उनको वंस और गिरेबान से पकड़ने की ज़रूरत है और इसको एक्सपोज करें और इस चैप्टर को वंस फॉर ऑल क्लोज कर दें। यही मौका है ये और तारीख़ को रकम करने का। बहुत शुक्रिया फ़खरुर्रहमान साहब। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा शौक, ज़रा दौरान ज़्यादा हो गया, तो लिहाजा इसका अब देखना यही होगा कि अब किस तरह मौजूदा हुकूमत जो है और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत के उस आर्डर पर कैसे मनवन जो है उसको इम्प्लीमेंट करती है। एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने आ जाऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।